आज का हमारा विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो, अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा और प्रकृति समझना ना बहुत जरूरी है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, एक सामाजिक विज्ञान है। तुम्हें पता है, ये अध्ययन करता है कि समाज अपने सीमित संसाधनों यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रबंधन कैसे करता है। सीमित संसाधनों का प्रबंधन, अच्छा। हाँ, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, फिर उनका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिर में खपत यानी कंजम्पशन को समझना है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। एकदम सही। यो समझ लो कि यही पूरी नींव है भाई। ओह वाओ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इसके प्रकार क्या है फिर? अर्थशास्त्र के प्रकार देखो, अध्ययन के ना दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें छोटी चीजों पर फोकस होता है। सही पकड़े, ये व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र, जो राष्ट्रीय या पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करता है। समझ लो, दोनों अलग अलग स्तर हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन व्यापक अर्थशास्त्र के लिए? देखो, व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है पूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल कार्यप्रणाली का अध्ययन। तुम्हें पता है इसके मुख्य बिंदु क्या है? शायद देश की आय वगैरह। हाँ, इसमें राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम और जीडीपी आता है। साथ ही मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो आती है। और इसमें सरकार का भी कोई रोल होता है क्या? अरे बिल्कुल, इसमें सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजट भी शामिल है। यूँ समझ लो कि ये सारी बड़े स्तर की बातें हैं। सही बात है। अब मूल आर्थिक समस्या को देखो, जो संतुलन की चुनौती है। तुम्हें पता है, असीमित आवश्यकताएं होती हैं, मतलब अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य की इच्छाएं ना कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, एक चीज मिल जाए तो दूसरी चाहिए होती है। वही तो। लेकिन सीमित संसाधन होते हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे धन हो गया, भूमि और समय। ये हमेशा सीमित होते हैं। तो इससे तो बड़ी दिक्कत होती होगी। जहां हमें तय करना होता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के 3 प्रश्न क्या हैं जो इस दुर्लभता का समाधान करते हैं? देखो, इस दुर्लभता या स्कैर्सिटी से ना 3 सवाल निकलते हैं। पहला, क्या उत्पादन करें, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब कंज्यूमर्स के लिए या फैक्ट्रीज के लिए? हाँ, उपभोक्ता वस्तुएं बनाएं या पूंजीगत मशीनें। दूसरा सवाल, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें सोचना पड़ता है कि श्रम गहन यानी लेबर का यूज करें या पूंजी गहन यानी मशीन्स का। अच्छा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और तीसरा? तीसरा है किसके लिए उत्पादन करें, फॉर हुम, समाज के किस वर्ग के लिए बनाए। मान लीजिए यही 3 सवाल ना सब कुछ तय करते हैं किसी भी देश में। प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट, दूसरा समाजवादी या सोशलिस्ट, और तीसरा मिश्रित यानी मिक्स्ड। तो पहले पूंजीवादी को थोड़ा समझते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखो। इसमें स्वामित्व या ओनरशिप जो है ना, वो निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। इसका मेन गोल क्या होता है फिर? इसका उद्देश्य या मोटिव अधिकतम लाभ यानी प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम हस्तक्षेप की होती है, जिसे लेजे फेयर कहते हैं। कोई उदाहरण इसका? इसके उदाहरण हैं यूएसए और यूके। यो समझ लो कि वहां मार्केट ही सब करता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तुम्हें पता है, इसमें स्वामित्व या ओनरशिप पूरी तरह सरकार का यानी स्टेट या गवर्नमेंट का होता है। तो वहां प्रॉफिट नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य या मोटिव समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर है। सरकार की भूमिका पूर्ण नियंत्रण और केंद्रीय योजना या सेंट्रल प्लानिंग की होती है, जैसे पहले होता था। हाँ, उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर और क्यूबा। मतलब कि वहां सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। और अपनी तीसरी कैटेगरी मिश्रित वाली। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें स्वामित्व सार्वजनिक और निजी दोनों का होता है, यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट। अपने भारत जैसा। सही पकड़े। इसका उद्देश्य लाभ या प्रॉफिट और समाज कल्याण या वेलफेयर दोनों का संतुलन बनाना है। सरकार की भूमिका यहाँ नियामक या रेगुलेटर और सहायक की होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया ही होगा? हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपना भारत। मान लीजिए कि ये दोनों मॉडल्स का एक मिश्रण है। अच्छा, आगे क्या है इसमें? अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखो। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण एक पिरामिड की तरह है। इसके शीर्ष पर तृतीयक या टर्शरी है। शीर्ष पर टर्शरी, ओके। हाँ, और मध्य में द्वितीयक या सेकेंडरी है, और आधार पर प्राथमिक या प्राइमरी है।
तो आधार से शुरुआत करें। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर को ध्यान से देखो। प्रकृति से सीधे संसाधनों का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन ही एक क्षेत्र है। तुम्हें पता है, ये अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल प्रदान करता है। इसमें खेती वगैरह आएगी? बिल्कुल। इसके उदाहरण हैं कृषि या एग्रीकल्चर, खनन या माइनिंग और मत्स्य पालन या फिशिंग। यूं समझ लो कि ये किसी भी चीज की शुरुआत है। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना। इसे औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। जिसमें फैक्ट्रीज आती हैं? हाँ, इसके उदाहरण हैं उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण या कंस्ट्रक्शन, और कपड़ा और इस्पात उत्पादन यानी टेक्सटाइल एंड स्टील। समझ लो कि यहाँ सारा काम मशीनों और फैक्ट्रीज में होता है। पर एक बात बताइए, उत्पादन होता कैसे असल में? अब उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखो। ये 4 होते हैं। पहला है भूमि या लैंड। ये प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रतिफल रेंट या किराया होता है। दूसरा है श्रम या लेबर यानी मानवीय प्रयास, जिसका प्रतिफल वेजेस या मजदूरी होता है। तीसरा है पूंजी या कैपिटल, मशीनें और पैसा, जिसका प्रतिफल इंटरेस्ट या ब्याज होता है। और आखिरी वाला? चौथा है उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। ये जोखिम उठाने वाला होता है, जिसका प्रतिफल प्रॉफिट या लाभ होता है। मान लीजिए इन चारों के बिना कोई उत्पादन संभव ही नहीं है। What is fascinating here is अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह कैसे चलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है। अरे हाँ, जो बेसिक वाला सर्कुलर फ्लो है, ये परिवार यानी हाउस होल्ड और फर्म या बिजनेस के बीच का लेन देन है। परिवार फर्म को श्रम और भूमि देता है, और उसके बदले में? इसके बदले फर्म उन्हें वस्तुएं और सेवाएं देती है। उसी तरह फर्म मजदूरी और किराया देती है, और परिवार उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वही पैसे खर्च करता है। अच्छा, तो पैसा घूम के वहीं आ जाता है। बिल्कुल। मतलब कि ये एक चक्र है जो बस चलता ही रहता है। बहुत बढ़िया। चलो अब ना एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाँ, फास्ट रिवीजन हमेशा काम आता है। और इकोनॉमिक्स मतलब दुर्लभ संसाधनों या स्कैरसिटी का प्रबंधन। अब आता है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तुम्हें पता है, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए किसान ने 10 रुपए का गेहूं बेचा और चक्की वाले ने उसका आटा पीसकर 15 रुपए में बेकरी वाले को दिया। एकदम सीधा गणित चल रहा है यहाँ। हाँ। अब बेकरी वाले ने उसकी ब्रेड बनाकर आपको 25 रुपए में बेची। राष्ट्रीय आय निकालते समय हम 10 + 15 + 25 = 50 रुपीज नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ अंतिम वस्तु यानी 25 रुपीज की ब्रेड का मूल्य जोड़ेंगे, क्योंकि इस 25 रुपीज में गेहूं और आटे की कीमत पहले से शामिल है। एकदम सही उदाहरण दिया। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस और क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का सबसे सटीक मापन हुए है। देश के आर्थिक प्लानिंग के लिए अत्यंत आवश्यक। बिना पक्के हिसाब के कोई भी देश नीतियां नहीं बना सकता। बात तो पते की है भाई। तो इसे नापने का ढांचा क्या है? तुम्हें पता है, इसको मापने के भी 4 चरण हुए हैं। 1 जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2 जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एकदम पक्की बात, ये चारों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने वाले मुख्य खंभे हैं। अगर इनका फर्क समझ में आ गया तो आधी गुत्थी तो वैसे ही सुलझ जाएगी। हाँ, और इन चारों खंभों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी को। देश की बाउंड्री सीमा के अंदर होने वाली कुल कमाई। मतलब भारत के अंदर चाहे कोई भारतीय कंपनी टाटा कमाए या कोई विदेशी कंपनी सैमसंग भारत में आके सामान बनाए, वो सब जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन जीडीपी में 2 पॉइंट और आवे हैं, एफसी और एमपी। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक रजिस्टर कॉपी बनकर तैयार हुआ। ये फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुतों को उलझाते हुए है। कागज, मजदूरी, बिजली और मालिक का मुनाफा सब मिलाकर वो रजिस्टर फैक्ट्री को 50 रुपए का पड़ा। ये 50 रुपए उस रजिस्टर की एफसी है, फैक्टर कॉस्ट। अब 50 रुपए के रजिस्टर पे सरकार ने 5 रुपए का जीएसटी लगा दिया। हाँ, और टैक्स लगते ही कीमत बढ़ जाएगी।
बिल्कुल। अब दुकान पर वो आपको 55 रुपए में मिलेगा। ये 55 रुपए उस रजिस्टर का MP यानी मार्केट प्राइस है। इसका फॉर्मूला याद कर लियो, एग्जाम्स में आ सके है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर इस फॉर्मूले की गहराई में उतरें तो ये महज कोई गणित का रट्टा नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि कोई चीज सस्ती मिले तो वो फैक्ट्री वाले को सब्सिडी दे देगी। इसीलिए फैक्ट्री कॉस्ट में हम टैक्स जोड़ते हैं और सब्सिडी घटाते हैं। मतलब ये जो GDP है वो बस एक बाउंड्री खींच देवे है। अब दूसरा वाला है GNP। ये देश की बाउंड्री नहीं बल्कि नागरिकों यानी देशवासियों की कमाई देखे। इसमें भारत के अंदर कमा रहे विदेशियों का पैसा हटा देंगे और जो भारतीय विदेश जैसे दुबई या अमेरिका में काम करके भारत पैसा भेज रहे हैं उसे जोड़ लेंगे। अरे वाह, ये तो एकदम सही इलाज कर दिया। GDP पूछती है पैसा कहाँ बन रहा है और GNP पूछती है पैसा कौन बना रहा है। एकदम सही पकड़ा। बाउंड्री बनाम नागरिक का ही खेल है सारा। चलो, ये फर्क तो दिमाग में बैठ गया, पर एक बात खटक रही है। अरे भाई, जब खेत में नया ट्रैक्टर लावे हैं तो साल भर बाद उसकी कीमत थोड़ी ना उतनी रहे। टायर भी घिसेंगे, इंजन भी पुराना होवेगा। बिल्कुल गिरेगी कीमत। और ये बहुत ही सटीक देसी उदाहरण दिया है। इसी घिसावट को अर्थशास्त्र में मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन कहवें। कोई भी मशीन हमेशा नई तो रहती नहीं। तो जब हम देश की कुल कमाई का डंका पीट रहे हैं तो इन घिसी हुई मशीनों का नुकसान भी तो घटाना पड़ेगा ना। हाँ, और जब हम उस ग्रॉस यानी सकल कमाई में से इस घिसावट को घटा देवें तब जाके जो बचता है उसे नेट या शुद्ध कहवें। तो GDP में से घिसावट घटाने पर NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, और उसी तरह GNP में से घटाएंगे तो NNP मिल जाएगा। एकदम सही। GNP में से घिसावट घटाने पर NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आवे है। और अर्थशास्त्र की दुनिया में NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही असल में वास्तविक राष्ट्रीय आय या रियल नेशनल इनकम कहा जावे है। यह तो बहुत बढ़िया बात बताई। मतलब जहां भी ये सकल शब्द आवे, समझ लो उसमें घिसावट शामिल है, उसे साफ करके शुद्ध बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि NNP में से विदेशियों की कमाई और मशीनों की घिसावट दोनों हट चुकी हैं। ये एकदम पक्का और असली पैसा है। चलो, नापना क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है यार। 1.25 अरब से ऊपर का देश, लाखों कारखाने, सरकार या जो अपनी CSO है, वो इतने बड़े देश का ये सारा हिसाब किताब लगाती कैसे है? सुनने में ये रेत के कण गिनने जैसा लागे है, लेकिन CSO राष्ट्रीय आय मापने के लिए 3 प्रमुख विधियों का इस्तेमाल करे हैं। सबसे पहली है प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि। हाँ, ये वही वाली बात हो गई ना जो शुरुआत में ब्रेड और गेहूं के उदाहरण में देखी थी। बिल्कुल। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जोड़े गए सकल मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग किया जावे है। हर स्तर पर कितनी नई वैल्यू जोड़ी गई बस उसे ही नापते हैं। पर हर एक सामान का जोड़ा गया मूल्य निकालना तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। अगर सप्लाई चेन लंबी हो जाए तो? तभी तो दूसरी विधि है इनकम मेथड या आय विधि। अगर सामान के पीछे भागना मुश्किल है तो सीधे लोगों की कमाई के पीछे भागो। उत्पादन के कारकों की आय का योग कर लो। मतलब जो पैसा लोगों की जेब में आ रहा है, जैसे जमीन का किराया, मजदूर की दिहाड़ी। हाँ, एकदम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को जोड़ लें तो वो भी राष्ट्रीय आय ही बनेगी। और तीसरी है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। अरे हाँ, व्यय विधि। इसका तो एक मशहूर फॉर्मूला भी है, GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो C का मतलब हो गया कंजम्पशन, यानी आम जनता जो घर गृहस्थी पर पैसा उड़ा रही है। सही है। और आय का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो नया कारखाना या मशीनें खरीदने पर खर्च होवे हैं। और G हो गया अपना सरकारी खर्चा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार जो सड़क, पुल या मुफ्त राशन पे खर्च करे है। पर ये XM का क्या मतलब है? ये हैं नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट यानी जो सामान विदेशियों को बेचा उसे जोड़ लो, और इंपोर्ट यानी जो बाहर से खरीदा उसे घटा दो। इन चारों को जोड़ लो तो पूरे देश के खर्चे का एकदम सटीक आंकड़ा सामने आ जाएगा। कान को चाहे इधर से पकड़ो या उधर से, बात वहीं पहुंच जावे है। पर मेरे दिमाग में एक खुराफात और आ रही है। अच्छा, बताओ क्या खुराफात है? मान लो पिछले साल भी 100 ब्रेड बनी और इस साल भी 100 ही बनी। उत्पादन रत्ती भर भी नहीं बढ़ा, पर महंगाई के कारण ब्रेड की कीमत बढ़ गई। तो कागजों के हिसाब से तो देश की कमाई दुगनी हो जाएगी। तो क्या हमारा देश सच में अमीर हुआ? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे नॉमिनल GDP कहवे हैं,
ये वर्तमान बाजार कीमतों पर मापा जाता है। मतलब इसमें वो महंगाई की हवा भरी हुई है। बिल्कुल, इसमें महंगाई या इन्फ्लेशन शामिल होती है। ये दिखावटी है। कागज पर अर्थव्यवस्था फूलती दिखेगी, पर असल में एक भी नई ब्रेड पैदा नहीं हुई है। तो इस धोखे से कैसे बचे? असली सच्चाई नापने का क्या मीटर है? असली सच्चाई बताएगी रियल जीडीपी। ये स्थिर आधार वर्ष या कांस्टेंट बेस ईयर की कीमतों पर मापा जाता है। जैसे भारत में अभी 2011 का बेस ईयर चल रहा है। ओहो, मतलब आज के उत्पादन को उस पुरानी फिक्स कीमत से गुणा करेंगे। हाँ, इससे महंगाई का असर खत्म हो जावे है। इसीलिए आर्थिक विकास का सबसे सटीक और वास्तविक सूचक रियल जीडीपी ही होवे हैं। तो एक बात बताओ, अर्थव्यवस्था में ये कैसे तय होता है कि महंगाई कितनी है? इसके लिए एक बहुत तगड़ा हथियार है, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अर्थव्यवस्था में महंगाई मापने का ये सबसे व्यापक तरीका है। अच्छा, इसका क्या गणित है? इसका सूत्र है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो। ये सीपीआई से बेहतर है क्योंकि यह पूरे देश के उत्पादन को मापता है। पर अपना रिजर्व बैंक तो सीपीआई को लेके ही चिंतित रहता है। आम इंसान तो बाजार में दाल रोटी खरीदेगा ना, उसे डिफ्लेटर से क्या मतलब? सही बात है। सीपीआई सिर्फ आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों की टोकरी है, लेकिन डिफ्लेटर देश में बनने वाली हर एक चीज को नापे है, चाहे वो सेना का टैंक हो या रेलवे का इंजन। इसलिए पूरे देश की तस्वीर डिफ्लेटर ही बताएगा। क्या बात है, एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश की कुल कमाई तो देख ली, पर हर आम आदमी के हिस्से में क्या आया, ये कैसे पता चलेगा? उसी के लिए तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकाली जावे है। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दो। अच्छा, तो जो औसत निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय है। ये जीवन स्तर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापने का सबसे बढ़िया सूचक है। पर ये औसत तो कई बार सच्चाई छिपा ले हुए है ना? हाँ, ये तो है, पर आजकल दुनिया भर में एक नया ही कॉन्सेप्ट उछल रहा है, ग्रीन जीडीपी। यो क्या नया बवाल है भाई? अर्थशास्त्र में हरा रंग कहाँ से आ गया? ये रंग नहीं है, ये आज के समय की कड़वी जरूरत है। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण का जो नुकसान या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, उसे भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, जंगल काट दिए, नदियां गंदी कर दी, इसका बिल तो कोई फाड़ ही नहीं रहा। बस उसी बिल का नाम है ग्रीन जीडीपी। जो संसाधन कम हुए हैं, अगर उसे जीडीपी में से घटा दें तो ग्रीन जीडीपी मिलती है। ये सतत विकास और मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस जीडीपी का बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। क्या जीडीपी बढ़ना मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया? क्या इसमें कोई कमी ना होवे? कमियां तो बहुत गहरी हैं। जीडीपी क्या-क्या छुपा लेवे है, इसके 4 मुख्य पॉइंट हैं। सबसे पहला है आय की असमानता या इनकम इनइक्वालिटी। हाँ, मतलब अमीर और अमीर हो रहा हो, गरीब और गरीब। धन का वितरण कितना समान है, ये तो जीडीपी बताती ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर। काले धन और बिना रसीद वाले लेन देन की गिनती इसमें नहीं होती। जो रेहड़ी वाले नकद में व्यापार कर रहे हैं, वो सब रडार से बाहर हैं। और वो काम जो घरों में बिना सैलरी के हुए हैं। वो तीसरी कमी है गैर बाजार गतिविधियां। घरेलू महिलाओं या हाउसवाइफ्स का कार्य या स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। यो तो बड़ा नाइंसाफी वाला काम है तो। और चौथी कमी है जीवन की गुणवत्ता। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति को नहीं मापता। सिर्फ पैसे गिनने से कोई देश खुशहाल नहीं बन जाता। बहुत ही तगड़ी बात कही। बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग सिस्टम। बैंक क्या है? हाँ, आखिर क्या है बैंक? यूं समझ लो, ये एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार करती है और उपभोग या निवेश के लिए ऋण यानी लोन्स देती है। मतलब कि अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए इसके कार्य गिनाऊं तो सबसे पहली चीज आती है जनता के धन को सुरक्षित रखना। एकदम सही। उसके बाद उस धन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट प्रदान करना, और आवश्यकता पड़ने पर क्रेडिट या ऋण उपलब्ध कराना बैंक का मुख्य काम है। अब जरा इसके इतिहास के पन्नों पर आते हैं। बैंकिंग का इतिहास और भारत में इसकी संक्षिप्त जानकारी पर बात करें तो देखो, 1770 में भारत का पहला बैंक, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, स्थापित हुआ। अरे वाह! और 1881 में भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक आया, जिसका नाम अवध कमर्शियल बैंक था। बिल्कुल। और फिर आजादी के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई किया गया। एकदम सटीक। और तुम्हें पता है,
1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया। अच्छा, हाँ, और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब इन सब के बॉस की बात छेड़ते हैं। मेरा मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। हाँ भाई, सबसे बड़ा बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। और मान लीजिए कोई पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। आजादी के तुरंत बाद। बिल्कुल। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो प्रारंभ में कोलकाता में था और 1937 में स्थानांतरित हुआ। सही। प्रशासन के मामले में ये एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर द्वारा संचालित होता है और इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। तो आखिर आरबीआई के कार्य और मुख्य भूमिकाएं क्या हैं? जरा ये समझाओ। अब पहला कार्य देखो, नोट जारी करना या इशूअर ऑफ करेंसी। 1 रुपए का नोट जिसे वित्त मंत्रालय निकालता है, हाँ, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल, उसको छोड़कर सभी करेंसी आरबीआई जारी करता है। और दूसरा काम मैं बताती हूँ, मतलब कि सरकार का बैंक या बैंकर टू गवर्नमेंट, जो केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करता है। ये एकदम सही पकड़े। तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक या बैंकर्स बैंक, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है। और चौथा कार्य मैं समझाती हूँ, अंतिम ऋणदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो संकट के समय बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और पांचवा कार्य विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व है। हाँ, जिसका काम विदेशी मुद्रा का संरक्षण और विनिमय दर स्थिर रखना है। यूँ समझ लो, ये सारे काम अर्थव्यवस्था की जान है। बिल्कुल। अब वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बैंक्स पर आते हैं। देखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार की 51% या अधिक हिस्सेदारी होती है, उदाहरण के तौर पर एसबीआई और पीएनबी। और दूसरा प्रकार मैं बताती हूँ, प्राइवेट सेक्टर, जिस पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है। हाँ, उदाहरण के तौर पर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। श्रेय। तीसरा प्रकार है फॉरेन बैंक्स, जिनका मुख्यालय विदेश में होता है और शाखाएं भारत में, जैसे सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। और चौथा प्रकार समझाऊं तो रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबी, जो ग्रामीण कृषि और कारीगरों के विकास हेतु स्थापित किए गए। हाँ, और इनकी स्थापना 1975 में हुई थी। एकदम सही। अब कमर्शियल बैंक्स के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों पर चर्चा शुरू करते हैं। तुम्हें पता है, पहला कार्य डिपॉजिट या जमा स्वीकार करना है, बिल्कुल, जिससे जनता की बचत को सुरक्षित रखा जाता है और इसमें मांग और सावधि जमा शामिल है। और दूसरा कार्य मैं बताती हूँ, लोन या ऋण देना, जहां व्यवसायों और व्यक्तियों को ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है। हाँ, जैसे ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। और तीसरा सबसे जरूरी कार्य साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन समझाता हूँ, जिसमें प्राथमिक जमा राशि का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में धन को कई गुना बढ़ाया जाता है। मैं इसमें अन्य कार्य भी जोड़ूंगी, मतलब कि लॉकर सुविधा, फंड ट्रांसफर और विदेशी मुद्रा विनिमय। बिल्कुल। यूं समझ लो, बैंक सिर्फ पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम चलाते हैं। सही कहा। अब जमा खातों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट समझाता हूँ। देखो, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। अच्छा। पहला डिमांड डिपॉजिट्स या मांग जमा, जिसमें सेविंग अकाउंट या बचत खाता आता है, जो आम जनता की छोटी बचत के लिए है और इसमें चेक सुविधा उपलब्ध होती है। हाँ, और इसी में करंट अकाउंट भी आता है ना? हाँ, इसी में करंट अकाउंट या चालू खाता भी आता है, जो व्यापारियों के लिए है, जिसमें असीमित लेन देन होता है पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अब दूसरा प्रकार मैं बताती हूँ, टाइम डिपॉजिट्स या सावधि जमा के बारे में। इसमें फिक्स डिपॉजिट या एफडी आती है, जो एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त जमा होती है। इसमें उच्च सुविधा और उच्च ब्याज दर मिलती है। बिल्कुल। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी भी है, जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। अब टाइप्स ऑफ लोन्स या अवधि का आधार पर ऋण की जानकारी देता हूँ। अब शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक ऋण को देखो, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है। अच्छा। और इसका उपयोग कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल और फसल ऋण के लिए होता है। और मीडियम टर्म या मध्यम कालिक ऋण के बारे में मैं बता दूं, जिसकी अवधि 1 से 5 वर्ष होती है और इसका उपयोग उपकरण खरीदना या वाहन ऋण यानी व्हीकल लोन के लिए होता है। एकदम सही। और लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक ऋण समझाता हूं, जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक, आमतौर पर 10 से 20 वर्ष होती है। इसका उपयोग गृह ऋण या होम लोन और बुनियादी ढांचा विकास के लिए होता है। यूं समझ लो, जड़ से बात पकड़ो,
जैसा काम वैसा लोन। अरे वाह। अब आते हैं साख निर्माण की प्रक्रिया या क्रेडिट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट पर। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। मान लीजिए बैंक केवल जमा राशि के रक्षक नहीं है, वे धन के निर्माता भी हैं। बिल्कुल। मैं इस प्रक्रिया के 4 चरण गिनाता हूँ। पहला, जनता बैंक में प्राथमिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट करती है। ठीक है। दूसरा, बैंक नकद आरक्षित अनुपात या CRR का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। तीसरा, शेष राशि ऋण या लोन के रूप में दी जाती है। और चौथा, ये ऋण पुनः बैंकिंग प्रणाली में जमा या डेरिवेटिव डिपॉजिट के रूप में लौटता है। तो इस बात को पूरा करते हुए मैं कहूंगी कि मतलब कि बैंक अर्थव्यवस्था में धन को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एकदम सही। अब मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ और उद्देश्य समझाता हूँ। अर्थ ये है कि ये RBI द्वारा बनाई गई नीति है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति या मनी सप्लाई और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य मैं बताती हूँ। पहला, मूल्य स्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी और मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। नहीं। दूसरा, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। और तीसरा, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट को स्थिर रखना। और तुम्हें ये भी याद दिला दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या MPC द्वारा ब्याज दरें तय की जाती हैं। अब मौद्रिक नीति के उपकरण या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये 2 प्रकार के होते हैं। हाँ। पहला, मात्रात्मक उपकरण या क्वांटिटेटिव, जो पूरी अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO और बैंक रेट। और दूसरा प्रकार गुणात्मक उपकरण या क्वालिटेटिव समझाता हूँ, जो ऋण के उद्देश्य और दिशा को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। अच्छा। इसके उपकरण हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन या नैतिक दबाव और डायरेक्ट एक्शन। या समझ लो एक तरीके से अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाया जाता है। बिल्कुल। अब जरा रेपो रेट का अर्थ और प्रभाव बताओ। देखो, अर्थ ये है कि वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उनके अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए धन उधार देता है। और इसका प्रभाव मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए रेपो रेट में वृद्धि होती है, तो क्या होगा? तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा, जनता के लिए लोन महंगा हो जाएगा, बाजार में धन घटेगा और अंततः मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन घटेगी। सही बात है। वहीं अगर रेपो रेट में कमी होती है तो ऋण सस्ता होगा, धन की आपूर्ति बढ़ेगी और आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट का अर्थ बताता हूँ। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपना अतिरिक्त धन या सरप्लस फंड्स RBI के पास जमा करते हैं। आसान शब्दों में ये वो ब्याज दर है जो RBI बैंकों को उनके धन पर चुकाता है। एकदम। इसका उद्देश्य ये है कि बाजार से अतिरिक्त तरलता या लिक्विडिटी को सोखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अब CRR या कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित अनुपात समझाता हूँ। अर्थ यह है कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि या NDTL का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद या कैश के रूप में रखना अनिवार्य है। और मैं इसमें जोड़ूंगी कि इस राशि पर बैंकों को RBI से कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। मान लीजिए यदि RBI CRR भराता है तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है, मतलब कि धन की आपूर्ति घटती है। फिर SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात की बात करते हैं। अर्थ यह है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि या NDTL का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं अपने पास सुरक्षित रखना होता है ऋण देने से पहले। हाँ, और ये रिजर्व नकद, सोना या गोल्ड या सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखा जा सकता है। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य बैंक को दिवालिया होने से बचाना और किसी भी समय ग्राहकों को नकद लौटाने की क्षमता सुनिश्चित करना है। यूँ समझ लो ये बैंक का सुरक्षा कवच है। अब जरा भारत में बैंकिंग का आधुनिकीकरण या डिजिटल बैंकिंग पर आते हैं। मैं UPI या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में बताता हूँ, जो वास्तविक समय में मोबाइल फोन के माध्यम से 2 बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण करता है। इसके साथ ही नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स का जिक्र करना जरूरी है, जिससे बैंक शाखा जाए बिना 24 घंटे 7 दिन खाता प्रबंधन और लेन देन हो सकता है। इसके साथ ही निफ्ट और RTGS या NEFT RTGS के बारे में भी बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है और बड़े और तेज लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अंत में CBDC या डिजिटल रुपी का जिक्र करता हूं, जो RBI द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है। समझ लो अब सब कुछ तकनीक के हाथ में है। अरे वाह,
तो चलो, राजकोषीय नीति एवं बजट, ये फिस्कल पॉलिसी है क्या? हाँ, ये सबसे पहला बवाल है। वही तो, इसे किताबों के पन्नों से निकालकर जरा आम भाषा में एकदम जड़ से समझाइए इन बच्चों को। बिल्कुल, सभी बच्चे पूरा ध्यान यहाँ लगाएंगे। देखो, अगर इसे बिल्कुल जड़ से और एकदम सीधी भाषा में समझना हो तो फिस्कल पॉलिसी और कुछ नहीं, बल्कि सरकार की आय और व्यय के प्रबंधन की नीति है। आय और व्यय का प्रबंधन, मतलब आना और जाना। हाँ भाई, मतलब सरकार पैसा कहाँ-कहाँ से बटोरेगी और उस पैसे को किन-किन जगहों पर ले जाकर खर्च करेगी। इस पूरे तंत्र का जो मैनेजमेंट है, वही राजकोषीय नीति है। एकदम सटीक। तो इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और सही दिशा में निर्देशित करना है। तुम्हें पता है बच्चों, कोई भी इतनी बड़ी नीति बिना किसी पक्के निशाने या टारगेट के तो बनती नहीं है। तो इस फिस्कल पॉलिसी के लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्य तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं जिन्हें सभी बच्चों को दिमाग में एकदम रट लेना है। पहला है आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। कट्टी सटी। दूसरा है मूल्य स्थिरता, यानी प्राइस स्टेबिलिटी। और तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट। देखो भाइयों, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा तालमेल है। जब ये बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लिए गए हैं, तो इन्हें हासिल करने के लिए सरकार के पास कुछ औजार भी तो होने चाहिए। बिना हथियार के कैसा युद्ध भाई? वही तो अब सीधे आते हैं फिस्कल पॉलिसी के उपकरण पर, यानी नियंत्रण के साधन पर। इनमें 3 मुख्य हथियार हैं। तीनों के नाम बताइए मास्टर जी। पहला है टैक्सेशन, यानी करारोपण। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी व्यय। और तीसरा है बोरोइंग, यानी उधार। मतलब कि सारा का सारा खेल इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें जो सबसे पहला औजार है, उस पर बात कर लेते हैं। टैक्स क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। इसकी परिभाषा एकदम क्लियर होनी चाहिए। टैक्स नागरिकों और कंपनियों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य मतलब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मास्टर जी, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में। मान लीजिए किसी भी आम नागरिक ने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से पूरी ईमानदारी से टैक्स भर दिया। हाँ, भर दिया। तो क्या उसे बदले में सरकार से कोई सीधे फायदे की गारंटी मिलेगी? अरे, यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा पेच है। इसका सीधा और एकदम कड़क जवाब है नहीं। इसके बदले में किसी सीधे लाभ की गारंटी नहीं होती। मतलब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? कतई नहीं। एक बार पैसा खजाने में गया तो वो पूरे देश का हो गया। ये बात एकदम खोपड़ी में छाप लेनी चाहिए भाइयों। अब इसी टैक्स के वर्गीकरण पर आते हैं। टैक्स के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। यो समझ लो बच्चों कि डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर वो है जो सीधे व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। जिसका बिल है उसी की जेब खाली होगी। एकदम सही। जिसका नाम है वही भरेगा। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है इनकम टैक्स। अब आते हैं दूसरे वाले पर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ये कर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगता है। इसका भी बोझ का कोई हिसाब है क्या? हाँ ना, इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जीएसटी। तुम्हें पता है बच्चों, ये जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। बहुत बड़ा सुधार। हाँ, ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक व्यापक कर है जिसे कई पुराने करों को समाप्त करके बनाया गया है। और इसका नारा भी तो बहुत मशहूर है। वही तो, इसका मुख्य सिद्धांत है एक राष्ट्र एक कर, यानी वन नेशन वन टैक्स। अब देखो, सरकार की आमदनी का सिस्टम समझ आ गया। तो अब गवर्नमेंट बजट के अर्थ एवं महत्व की ओर बढ़ते हैं। ये सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। अनुमानित शब्द यहाँ जमा जरूरी है। बिल्कुल, ये कोई पक्का बिल नहीं है, बस अनुमान है। और इसके साथ ये भी जोड़ना जरूरी है कि ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। मान लीजिए सरकार ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली भाइयों। अब इसी आय और व्यय के संतुलन के आधार पर हम समझेंगे बजट के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, ध्यान से सुनना सारे। पहला है सरप्लस बजट, जहां आय ज्यादा होती है व्यय से। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, जहां आय बराबर होती है व्यय के। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आय कम होती है और व्यय ज्यादा होता है। मतलब कि जब हम बजट को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर बजट कंपोनेंट्स आते हैं,
यानी मुख्य भाग। इसके दो हिस्से हैं, रेवेन्यू यानी राजस्व और एक्सपेंडिचर यानी व्यय। ये समझ लो भाइयों कि पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियों को समझेंगे। इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या है? पहला है टैक्स, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय आती है, और दूसरा है नॉन टैक्स, जिसमें शुल्क, जुर्माना, ब्याज और सरकारी लाभ से प्राप्त आय शामिल होती है। अब थोड़ा दूसरे दरवाजे की तरफ चलते हैं, कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें दो मुख्य चीजें शामिल हैं। वो कौन कौन सी है मास्टर जी? पहला है बोरोइंग यानी जनता, रिजर्व बैंक या विदेशी संस्थाओं से लिया गया ऋण, सीधी भाषा में उधार। और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब बेच देना। हाँ, यानी सरकारी संपत्तियों या शेयर को बेचना। देखो भाइयों, अब सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, पर ध्यान रहे इस आय में उधार छोड़कर गिनती होती है, तब ये स्थिति आती है। उधार को आय में नहीं जोड़ना है। बिल्कुल नहीं। और ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि सरकार को कुल कितना उधार लेने की आवश्यकता है। एकदम सही मीटर पकड़ा। और तुम्हें पता है बच्चों, एक और घाटा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये कब होता है? ये तब होता है जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू रिसीट से अधिक हो, और ये जोर देकर दर्शाता है कि सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। मतलब कि हालत सच में जमा टाइट है। अब एक और घाटा सुनो भाइयों, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। ये फिस्कल डेफिसिट में से पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त मूल्य है। इसका तो एक सीधा सूत्र है ना? हाँ, और वो सूत्र ऐसे ही रट लेना है, प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये समझो बच्चों कि सरकार जब इतने घाटे में है तो पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक ऋण तो लेना ही पड़ेगा। ये सरकार द्वारा अपने घाटे की भरपाई के लिए लिया गया कुल उधार है। ये उधार कहाँ से आता है? ये आंतरिक हो सकता है यानी देश के भीतर से, और बाहरी भी हो सकता है यानी विदेशी संस्थाओं से। अब देखो, इसके अलावा एक और रास्ता है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। ये सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs में अपनी हिस्सेदारी बेचना है। इसका स्पष्ट उद्देश्य धन जुटाना और कार्यक्षमता बढ़ाना है। कृषि एवं उद्योग। तो शुरुआत कृषि की विशेषताओं और उसकी संरचनात्मक चुनौतियों पर बात करते हुए करते हैं। तुम्हें पता है, लगभग 50% कृषि क्षेत्र असिंचित हैं, मतलब कि रेन फेड हैं, और पूरी तरह मानसून पर निर्भरता है। सही बात। और इसके साथ ही ना, छोटे जोत एक बड़ी समस्या है। यहाँ भूमि का अत्यधिक विभाजन हो गया है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स कहते हैं। और जमीन छोटी होने की वजह से ये क्षेत्र श्रम प्रधान है। यहाँ मशीनों की तुलना में ना मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। तो इसका आखिरी निचोड़ क्या है? ये समझ लो कि ये एक जीवन निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, जिसमें व्यापारिक दृष्टिकोण की बिल्कुल कमी होती है, बस गुजारा हो रहा है। पर इसको बदलने के लिए 1960s की ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आई थी। इसका अर्थ यही था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV सीड्स यानी उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और आधुनिक तकनीक का दबा के प्रयोग किया गया। और इसका भयंकर इम्पैक्ट पड़ा भाई। खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं और चावल में, जिसके परिणाम स्वरूप भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बना। पर देखो, मुझे तुरंत याद दिलाना पड़ेगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी थे, जैसे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। कुछ राज्य आगे निकल गए। केमिकल यूज से मिट्टी का क्षरण हुआ, सॉइल क्वालिटी गिरी। सही कहा। अब इसी बीच MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आते हैं। इसका अर्थ है सरकार द्वारा तय न्यूनतम मूल्य जिस पर वह किसानों से फसल खरीदती है। राइट। और इसका उद्देश्य क्या है? बस यही कि बाजार मूल्य गिरने पर किसानों की आर्थिक सुरक्षा यानी इनकम सिक्योरिटी तय करना है। और इसकी सिफारिश CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि संकट के समय किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाना आसान हो जाता है। मजबूरी में सस्ते में नहीं बेचना पड़ता। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब इसको थोड़ा और खोलते हैं। सिंचाई के साधनों यानी इरिगेशन पर आते हैं। पारंपरिक साधनों में नहर यानी कैनाल्स, कुएं यानी वेल्स और ट्यूबवेल शामिल है। और आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सिंचित क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का 55.8% है। और इसमें आधुनिक तकनीक का जिक्र करना जरूरी है।
जिसमें माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर आते हैं, जिससे पानी की काफी बचत होती है। सही है। और इसके साथ एक सरकारी योजना का वर्णन जरूरी है। PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका लक्ष्य बहुत क्लियर है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से ज्यादा फसल। एग्जैक्टली। अब कृषि संबद्ध क्षेत्र यानी एलाइड एक्टिविटीज पर चलते हैं। मान लीजिए कृषि के अलावा भी आमदनी करनी हो, तो डेयरी में, दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, और फिशरीज यानी मत्स्य पालन में भी 5-6% की निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। बिल्कुल। तो पशुपालन यानी लाइवस्टॉक सेक्टर ग्रामीण आय का मजबूत स्रोत बन गया है। और इसका मुख्य लाभ पता है क्या है? जलवायु संकट के समय किसानों को इनकम डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करना सबसे जरूरी है, जो ये सेक्टर देता है। एकदम सही। तो समझ लो, अब दूसरे हिस्से पर चलना है। इंडस्ट्री क्या है? हाँ, ये द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर है, जिसकी परिभाषा है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को मशीनों और श्रम द्वारा उपयोगी वस्तुओं में बदलना। और भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP में इसका योगदान लगभग 29% है। राइट। और इसका महत्व क्या है? ये कृषि से अतिरिक्त श्रम को रोजगार देने और आर्थिक विकास को तेजी से गति देने में मदद करता है। अब इसमें निवेश और पैमाने के आधार पर इंडस्ट्री के प्रकार समझ लेते हैं। पहला आता है कॉटेज यानी कुटीर उद्योग। इसमें सबसे कम निवेश होता है, परिवार का श्रम लगता है और पारंपरिक कला होती है, जिसके उदाहरण हाथकरघा और मिट्टी के बर्तन हैं। और दूसरे प्रकार की बात करें तो वो है स्मॉल स्केल यानी लघु उद्योग, जिसमें मध्यम निवेश और स्थानीय मशीनरी होती है, उदाहरण के लिए कपड़े और खिलौने बनाने के कारखाने। और तीसरा प्रकार है लार्ज स्केल यानी बड़े उद्योग। इसमें विशाल निवेश और भारी मशीनरी लगती है, जैसे स्टील और ऑटोमोबाइल। परफेक्ट। अब औद्योगिक नीतियों का विकास यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखते हैं। तुम्हें पता है 1956 की नीति में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का प्रभुत्व और भयंकर लाइसेंस राज था। हाँ, पर फिर आगे 1991 की नई नीति आई, जिसमें LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और वर्तमान नीति का जिक्र करें तो इसमें डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील और व्यापार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। क्योंकि इन सब का मुख्य लक्ष्य ना विदेशी निवेश यानी FDI बढ़ाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तैयार करना है। अब विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के महत्व पर आते हैं। देखो भाई, ये विकास का असली इंजन है। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ और बड़े पैमाने पर रोजगार का मुख्य स्रोत यही है। और इसके वृद्धि के आंकड़े भी यही बताते हैं। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 7.5% की तेज वृद्धि देखी गई, जिसे स्ट्रक्चरल रिकवरी कहते हैं। जबरदस्त। और वर्तमान लक्ष्य अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक ले जाना है। और वैश्विक स्थिति में भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना सबसे बड़ा गोल है, जिसके लिए मेक इन इंडिया योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को आयात निर्भरता यानी इंपोर्ट डिपेंडेंसी से मुक्त कर पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी योजना के तौर पर PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का जिक्र जरूरी है, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए लागू की गई है। हाँ, और इसका प्रभाव ये हुआ है कि इसने विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित किया है और लाखों नए रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य काम है। और देखो, इसका पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ पदार्थ पर है, जिसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का नाम दिया गया है। पर भाई साहब, मुझे तुरंत याद दिलाना पड़ेगा कि औद्योगिक विकास की चुनौतियां यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इश्यूज भी हैं। सब इतना आसान नहीं है। पहली चुनौती भूमि अधिग्रहण बताएंगे, जिसमें कारखानों के लिए जमीन प्राप्त करने में आने वाली जटिल कानूनी प्रक्रिया आती है। और दूसरी चुनौती है श्रम कानून यानी सख्त लेबर रेगुलेशंस, जो किसी भी उद्योग के विस्तार को रोकते हैं। तीसरी चुनौती बुनियादी ढांचा बताएंगे, जिसमें बिजली की कमी और कमजोर सप्लाई चेन है। और चौथी चुनौती है बाजार की एकाग्रता यानी मार्केट कॉन्सेंट्रेशन और छोटे उद्योगों के लिए मौजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा। एकदम। और इस चुनौती के तुरंत बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, जिसमें सड़कें और बिजली आते हैं, उसका महत्व समझते हैं, जो कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन यानी लॉजिस्टिक्स के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। सड़कों के क्षेत्र में इसी के लिए सरकार भारतमाला और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के तेजी से विस्तार की जानकारी दे रही है। और बिजली के बारे में बताएं,
तो औद्योगिक उत्पादन के लिए निरंतर पावर सप्लाई और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। और इन सब की अलाइनमेंट के लिए सरकार की योजना पीएम गतिशक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP काम कर रही है। अब सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जिसे PMJJBY 2015 भी कहते हैं। तुम्हें पता है इसमें 2 लाख रुपए का सुरक्षित जीवन बीमा मिलता है। ये है किसके लिए? देखो, ये 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए है। लेकिन यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है ना, कि आज की महंगाई में 2 लाख का कवर बहुत मामूली लगता है ना? वही तो, क्या इतने कम कवर से सच में किसी परिवार को ठोस सुरक्षा मिल सकती है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। पहली नजर में रकम छोटी लग सकती है, लेकिन हमें इसे माइक्रो इंश्योरेंस या सूक्ष्म बीमा के चश्मे से देखना होगा। अच्छा, यानी गांव और असंगठित क्षेत्र वाले परिवार जिनकी बचत शून्य होती है, हाँ, उनके लिए ये 2 लाख रुपए उनकी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक शॉक एब्जॉर्बर है। अरे, जब किसी दिहाड़ी मजदूर की मृत्यु होती है तो परिवार अचानक कर्ज में डूब जाता है। बिल्कुल, अंतिम संस्कार का खर्च, तुरंत के कर्ज चुकाना या राशन का जुगाड़, ये 2 लाख रुपए उस परिवार को एक बफर टाइम देते हैं ताकि वो सदमे से उबर सकें और नया रास्ता खोज सकें। और सबसे बड़ी बात, इसका प्रीमियम भी बहुत कम रखा गया है। हाँ, यूं समझ लो, इसका सीधा सा अर्थ है अत्यंत कम प्रीमियम पर परिवार को सुरक्षा देना। सही पकड़े हैं। देखो, इसके एकदम बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी PMSBY 2015। दोनों जुड़वा भाई जैसी लगती हैं, लेकिन काम अलग है। हाँ, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए तो इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। और ध्यान देना, यह दायरा थोड़ा बड़ा है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए है। इसका असली काम है आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर आर्थिक मदद पहुंचाना। पर एक बात सोचो, जीवन ज्योति में उम्र 50 साल तक थी और यहाँ 70 साल तक। ये 20 साल का बड़ा अंतर क्यों रखा गया भैया? यही तो एक्चुअल साइंस यानी बीमांकिक विज्ञान और जोखिम का गणित काम करता है। किसी भी बीमा योजना का प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि जोखिम कितना है। अच्छा, यानी 50 साल के बाद बीमारियों से मृत्यु का जोखिम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। बिल्कुल, अगर सरकार 50 से ऊपर वालों को जीवन बीमा में शामिल करती तो प्रीमियम इतना ज्यादा हो जाता कि गरीब आदमी उसे खरीद ही नहीं पाता। हाँ, वो माइक्रो इंश्योरेंस रहता ही नहीं। लेकिन दुर्घटना बीमा का मामला अलग है। एक 65 साल और 35 साल के व्यक्ति के लिए एक्सीडेंट का चांस लगभग बराबर ही है, इसलिए कवर को 70 साल तक खींचना संभव था। अरे वाह, ये तो एकदम आहा मोमेंट है। मतलब उम्र का ये ब्रैकेट कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरा गणित है। एकदम सही। अब पढ़ाई लिखाई के मोर्चे पर आते हैं, जहां है समग्र शिक्षा अभियान, जिसे अंग्रेजी में समग्र शिक्षा अभियान 2018 कहते हैं। तुम्हें पता है, इसमें प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक शिक्षा का समग्र विकास शामिल किया गया है। मतलब कि इसमें गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पर यह समग्र शब्द यहाँ क्यों है? पहले भी तो SSA जैसी योजनाएं थी ना। समग्र शब्द ही इसकी आत्मा है। 2018 से पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था टुकड़ों में बटी हुई थी। प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग। हाँ, जैसे बच्चा 8वीं के बाद जब आगे जाता था तो नीतियां बदल जाती थी, फंड नहीं होता था और कई बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। इस योजना ने इस पूरी व्यवस्था को एक धागे में पिरो दिया। यानी अब सरकार बच्चे की शिक्षा को एक निरंतर यात्रा मानती है और डिजिटल क्लासरूम को इसका हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल, यूं समझ लो कि ये सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करना चाहता है, ताकि गांव और शहर की खाई पाट सकें। देखो, अब बात करते हैं सेहत की, यानी आयुष्मान भारत 2018। मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो इसके तहत हर गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। और तुम्हें पता है, कवरेज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना यही है भैया। हाँ, इसका पैमाना वाकई चकित करने वाला है। ये लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करती है। बाप रे! पर जब हम सबसे बड़ी कहते हैं तो इसका जमीनी असर क्या है? इसकी असली ताकत है जेब से होने वाले खर्च को रोकना। हाँ। पहले गरीब परिवारों को इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी। या शाहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। बिल्कुल, पर अब कैशलेस और पोर्टेबिलिटी का सिस्टम आ गया है। हाँ, जैसे कोई मजदूर बिहार से मुंबई गया हो तो वो बिना पैसा दिए वहां के बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है। एकदम।
समझ लो इससे गरीब और कमजोर वर्गों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज आसानी से मिल पाता है। और ये पोर्टेबिलिटी सच में बड़ी बात है। अब इसी से जुड़ी है जननी सुरक्षा योजना, जिसे जननी सुरक्षा योजना 2005 कहा जाता है। इसका मुख्य फोकस है सुरक्षित मात्रा स्वास्थ्य और शिशु रक्षा। मान लीजिए पहले घर पर डिलीवरी का जोखिम रहता था, लेकिन अब अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यूं समझ लो इसके तहत गर्भवती माताओं को प्रत्यक्ष नकद सहायता यानी कैश असिस्टेंस दी जाती है। अब एक सवाल है, जब अस्पताल में इलाज मुफ्त है तो इस नकद सहायता की क्या जरूरत है? इसके लिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स समझना होगा। ये नकद सहायता कोई अनुदान नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रेरणा है। अच्छा, क्योंकि गांव से शहर के अस्पताल आने में यात्रा का खर्च और साथ आने वाले की दिहाड़ी का नुकसान होता था, है ना? सही पकड़े हैं। ये कैश असिस्टेंस सीधे उस यात्रा खर्च और दिहाड़ी के नुकसान की भरपाई करती है। अरे वाह, मतलब घर की जोखिम भरी डिलीवरी की जगह अस्पताल आने को आर्थिक रूप से आसान बना दिया सरकार ने। बिल्कुल, आर्थिक घर्षण को नकद सहायता से चिकना कर दिया। चलो, अब हमने ये सब समझ लिया है। ये जो पंचवर्षीय योजना का आइडिया है, ये आया कहाँ से? इसका डिजाइन मूल रूप से रूस यानी उस समय के सोवियत संघ से प्रेरित था। अच्छा, यूएसएसआर से। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया भर की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थीं वो संघर्ष कर रही थीं, तब यूएसएसआर ने अपनी 5 वर्षीय योजनाओं के दम पर एक बहुत तेज औद्योगिक विकास हासिल किया था। तो इसी मॉडल से प्रभावित होकर 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन किया गया। यहाँ एक तकनीकी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे एक संवैधानिक संस्था मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं था। ये पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक और कह सकते हैं कि सलाहकार निकाय था। एडवाइजरी बॉडी। बिल्कुल। जिसे सरकार ने बस एक प्रस्ताव पारित करके बनाया था। इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने। एकदम सही। और इसका काम बहुत सीधा था, लेकिन बेहद जटिल भी था। वो कैसे? मतलब देश के पास मौजूद हर एक संसाधन का आकलन करना और फिर अगले 5 साल के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना जो तेज आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सके। तो अब हमारे पास एक संस्था थी और एक विजन था। अब बात करते हैं जमीनी शुरुआत की, यानी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली। बिल्कुल। जब देश नया नया बनाई था तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जाहिर है कृषि और सिंचाई। हाँ, और इसीलिए पहली योजना पूरी तरह से हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ये हैरोड-डोमर मॉडल क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर इस मॉडल तो समझें तो ये कहता है कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, देश में बचत या सेविंग्स कितनी है, और दूसरा, उस बचत को बुनियादी ढांचे यानी कैपिटल में कैसे निवेश किया जा रहा है। अच्छा, तो सरकार ने तय किया कि सबसे बड़ा निवेश खेतों तक पानी पहुंचाने में होगा। बिल्कुल। और इसी रणनीति के तहत भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशालकाय बांधों का निर्माण हुआ, जो कि बहुत सफल भी रहा। हाँ, इसका असर दिखा। इस योजना ने अपने 2.1% के लक्ष्य को पार करते हुए 3.6% की शानदार ग्रोथ हासिल की। बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में आते हैं, जो 1956 से 1961 तक चली। हाँ, यहाँ पूरा फोकस कृषि से हटाकर अचानक भारी उद्योगों यानी हेवी इंडस्ट्रीज पर डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पीसी महालनोबिस मॉडल लागू किया गया था। इस मॉडल का जो मूल सिद्धांत था वो था मशीनें बनाने वाली मशीनें तैयार करना। मतलब इसी दौर में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट स्थापित किए गए। अच्छा, ताकि हमें विदेशों से लोहा और भारी मशीनें आयात न करनी पड़े। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि देश अभी ठीक से अपने लोगों का पेट भरने लायक ही हुआ था और हमने सारा पैसा भारी भरकम स्टील प्लांट और मशीनें बनाने में लगा दिया। ये तो वही बात हुई ना कि किसी के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और वो सिलाई मशीन की एक पूरी फैक्ट्री खोलने चला है। मैं समझ रही हूँ। क्या कृषि के तुरंत बाद इतनी जल्दी भारी उद्योगों पर स्विच करना एक बहुत जोखिम भरा कदम नहीं था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये कोई अंधा जोखिम नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्र निर्माण की एक बेहद सोची समझी
लॉन्ग टर्म रणनीति थी। वो कैसे? महालानोबिस का तर्क बहुत स्पष्ट था। अगर हम सिर्फ खेती करते रहें और छोटे उपभोक्ता सामान बनाते रहें तो हम हमेशा बड़ी मशीनों, हथियारों और रेलवे के लिए विदेशों पर निर्भर रहेंगे। ये तो है। और ये एक तरह के नव उपनिवेशवाद यानी न्यो कॉलोनियलिज्म का जाल बन जाता। मतलब हम आजाद होकर भी आर्थिक रूप से गुलाम ही रहते। बिल्कुल, हमें अपना बुनियादी ढांचा खड़ा करना ही था और संसाधनों का जो आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में किया गया, उसी ने बाद में निजी क्षेत्र के फलने फूलने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। मतलब हम भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव के पिलर डाल रहे थे। एकदम सही। लेकिन ये तो हुई कागज पर बनी एक आदर्श योजना। तीसरी योजना तक आते आते ये पूरी गणित बुरी तरह चरमरा गई। हाँ, तीसरी योजना, जिसे गडगल योजना भी कहते हैं, जो 1961 से 1966 तक चली। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो बहुत अच्छा था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक यानी सेल्फ जनरेटिंग बनाना। लेकिन हकीकत में ये भारतीय योजना के इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक साबित हुई। और इस विफलता के पीछे सिर्फ नीतियां नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और हमारी प्रकृति थी। बिल्कुल। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, और उसके ठीक बाद एक ऐसा भीषण सूखा पड़ा जिसने पूरे देश के खेतों को बंजर कर दिया। और इन तीन बड़े झटकों के कारण अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ही हिल गया। जाहिर है। देखिए, युद्ध के समय एक बड़ा बदलाव ये होता है कि जो पैसा पुल बनाने या स्कूल खोलने में लगना था, उसे रातों रात टैंक और गोला बारूद खरीदने के लिए डाइवर्ट करना पड़ता है। सही बात है। उद्योगों में उपभोक्ता सामान के बजाय सेना के लिए रसद बनने लगती है। और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा होगा। बिल्कुल। बाजार में आम जरूरत की चीजों की भारी कमी हो गई और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ गई, और ऊपर से सूखे ने रई सही कसर पूरी कर दी। मतलब हम अक्सर आर्थिक मंदी के लिए सिर्फ नीतियों को दोष देते हैं, लेकिन यहाँ तो भूगोल, प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों ने पूरे देश की टाइमलाइन को ही पॉज कर दिया। यही वो बिंदु था जहां देश को एक ब्रेक लेना पड़ा। हाँ, जैसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो 5 साल के कठोर योजनाओं में यही सबसे बड़ी खामी होती है। मतलब उनका फिक्स्ड होना। बिल्कुल। जब देश युद्ध या अकाल जैसी अचानक आई किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहा हो, तब आप अगले 5 साल का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, वो तो संभव ही नहीं है। ऐसे समय में आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं। इसीलिए उन 3 सालों तक केवल वार्षिक योजनाएं या एनुअल प्लान्स चलाई गईं। इसमें क्या रणनीति रही? इसमें कृषि, उद्योग और संबंध क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देकर बस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई। ये ठहराव का दौर था, लेकिन इस ठहराव के बाद भारत ने जो वापसी की वो वाकई शानदार थी। बहुत शानदार। अब हम सीक्वेंस में चौथी से 7वीं योजना के दौर में प्रवेश करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 1974 तक। इसकी प्राथमिकता थी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता हासिल करना। यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ये वो दौर था जिसने आज के आधुनिक भारत की बुनियाद रखी। हाँ। इसी अवधि में 3 बहुत बड़े माइलस्टोन हासिल हुए। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का व्यापक प्रभाव दिखना शुरू हुआ। ये सही बात है। और विज्ञान के क्षेत्र में इसरो की स्थापना भी इसी चौथी योजना के दौरान हुई। कितनी ऐतिहासिक योजना थी ये। और देखिए, इन घटनाओं के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था। अच्छा। उससे पहले जो निजी बैंक थे वो केवल शहरों में बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देते थे। हाँ। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद उन बैंकों को गांव में शाखाएं खोलने और किसानों को ट्रैक्टर या बीज के लिए लोन देने पर मजबूर किया गया। ओह, तो इसका सीधा कनेक्शन हरित क्रांति से था। बिल्कुल। इसी क्रेडिट सप्लाई ने हरित क्रांति को सफल बनाया और इसी वजह से भारत खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सका। मतलब नीतियां आप सिर्फ दिल्ली के बंद कमरों से निकलकर सीधे आम आदमी और खेतों तक पहुंच रही थी। एकदम सही। इसके बाद आई 5वीं योजना, जो 1974 से 1978 तक चली। हमारे क्विक रिवीजन टाइमलाइन के अनुसार इसका मुख्य फोकस था गरीबी हटाओ।
हाँ, और इसके बाद छठी योजना का दौर आया जो 1980 से 1985 तक चली। इसमें क्या खास था? यहाँ रोजगार और तकनीक पर भारी जोर दिया गया। गरीबी उन्मूलन के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता भी लक्ष्य था। और इस योजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से पुराने नेहरूवादी समाजवाद के मॉडल का अंत शुरू हुआ और आर्थिक उदारीकरण की एक बहुत ही हल्की सी शुरुआत देखने को मिली। और ग्रामीण विकास पर भी तो फोकस था ना? बिल्कुल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड यानी एक ऐसा समर्पित बैंक जो सीधे तौर पर गांव के विकास और कृषि ऋण के लिए एक छतरी की तरह काम करेगा। एकदम सटीक। इसके तुरंत बाद आई 7वीं योजना 1985 से 1990 तक। हाँ, इसका नारा एकदम स्पष्ट था, भोजन, काम और उत्पादन। और इस योजना ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हाँ, जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए जमीनी स्तर पर तेजी से काम पैदा किया गया। और इसके नतीजे भी दिखे। बिल्कुल, लक्ष्य 5.0% ग्रोथ का था, लेकिन अर्थव्यवस्था ने 6.0% की रफ्तार हासिल की। वाव! ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत अच्छा संतुलन था। तो 7वीं योजना तक तो सब कुछ एक सधे हुए तरीके से चल रहा था। हाँ, लेकिन दुनिया अब 90 के दशक में प्रवेश कर रही थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम पूरी तरह बदल रहे थे। बहुत तेजी से। यहाँ से हम उदारीकरण और समावेशी विकास के दौर में आते हैं, यानी हमारी 8वीं से 12वीं योजना तक का सफर। हाँ, हालांकि 1990 से 1992 के बीच राजनैतिक अस्थिरता के कारण फिर से 2 साल के लिए वार्षिक योजनाएं चलानी पड़ी। लेकिन जब 1992 में 8वीं योजना शुरू हुई तो देश का आर्थिक भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, 8वीं योजना जो 1992 से 1997 तक चली, उसका कागजी फोकस तो मानव संसाधन विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर था। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था वो था नई आर्थिक नीति लागू करना, यानी हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। और इसी दौर में भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी प्रवेश किया। अगर इसे एक रूपक के तौर पर देखें तो ये ऐसा था जैसे एक बंद कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जो दशकों से बाहरी दुनिया के लिए बंद थे, अचानक वो सारे गेट खोल दिए गए। अब दुनिया भर की हवा अंदर आ रही थी। विदेशी पैसा, विदेशी तकनीक और विदेशी कंपनियां सीधे भारत आ सकती थी। बिल्कुल, लाइसेंस राज खत्म हो रहा था। हाँ, लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? जब आप एक संरक्षित अर्थव्यवस्था को अचानक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देते हैं, तो जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो तो तेजी से मुनाफा कमाती हैं। जाहिर है। लेकिन देश के जो करोड़ों गरीब मजदूर और किसान हैं, उनका क्या वे इस वैश्वीकरण के आंधी में पीछे नहीं छूट जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क था और शायद इसी चिंता का जवाब 9वीं योजना में देने की कोशिश की गई, जो 1997 से 2002 तक चली। बिल्कुल, और ग्रामीण विकास को फिर से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और इसके नतीजे कैसे रहे? हालांकि ये योजना अपने 7% के भारी भरकम लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन इसने देश के लिए एक नई दिशा जरूर तय कर दी। इसके बाद 10वीं योजना आई 2002 से 2007 तक। हाँ, ये अब तक की सबसे आक्रामक योजनाओं में से एक थी। इसका लक्ष्य था महज 10 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट था। हाँ, और इसके लिए 8% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया। लेकिन इस योजना की सबसे खास बात इसके सामाजिक लक्ष्य थे। अच्छा। हाँ, फोकस सिर्फ जीडीपी नंबर से हटकर अब मानव विकास पर आ गया था। पहली बार शिक्षा और मजदूरी में जो लैंगिक अंतर है यानी जेंडर गैप, उसे 50% तक कम करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया और गरीबी को 5% तक घटाने का संकल्प भी लिया गया। और यही वो समावेशी विकास का आइडिया था जिसने 11वीं योजना की नींव रखी, जो 2007 से 2012 तक चली। हाँ, यहाँ तो मुख्य थीम ही इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास बन गया था। और इस समावेशी विकास का सीधा सा अर्थ ये है कि अगर देश में कोई नया एक्सप्रेसवे बन रहा है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका फायदा समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसान हो या मजदूर। बिल्कुल, विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एकदम सही। हमारी 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली, इसकी थीम थी त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास, यानी फास्टर, सस्टेनेबल
and more inclusive growth. गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करना और सभी गांवों में बिजली पहुंचाना इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल था। बिल्कुल। और इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी बात, ये भारत के इतिहास की अंतिम 5 वर्षीय योजना थी। हाँ। 2017 में इन 5 वर्षीय योजनाओं के युग का पूरी तरह से अंत हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था हमारे देश के लिए। अगर हम इस पूरे फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास को समेटें तो हमने पहली योजना में खेतों की सिंचाई से शुरुआत की। हाँ। दूसरी में भारी उद्योगों की नींव रखी। बिल्कुल। तीसरी और योजना अवकाश के दौरान युद्ध व सूखे के झटकों को समझा। फिर चौथी से 7वीं में तकनीक और हरित क्रांति का उदय देखा। 8वीं में एलपीजी सुधारों से बंद कमरे की खिड़कियां खुली। 12वीं में तकाते आते सतत विकास की बात की और अंत में नीति आयोग के आधुनिक विजन को समझा। भारत की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे कि पीएसयू आखिर है क्या और इसका वर्गीकरण कैसे होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू वो कंपनी है जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। 51%? हाँ। और यहाँ ये 51% का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये नियंत्रण और स्वामित्व का सीधा गणित है। अर्थशास्त्र में 51% का मतलब है मेजॉरिटी स्टेक। अगर मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाऊं तो ये 51% हिस्सेदारी असल में एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। जिसके पास 51% शेयर हैं, उसी के हाथ में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने और रणनीतिक दिशा तय करने का रिमोट है। बिल्कुल सही। और इस रिमोट कंट्रोल का उद्देश्य सिर्फ निजी कंपनियों की तरह अंधाधुंध मुनाफा कमाना नहीं है। अच्छा। हाँ, पीएसयूज का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ देश का बुनियादी और आर्थिक विकास करना भी है। मतलब राष्ट्र निर्माण। बिल्कुल। जहां किसी निजी कंपनी को शायद मुनाफे के लिहाज से किसी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सड़क या बिजली पहुंचाना सही न लगे, वहां एक पीएसयू ये काम करती है। क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ बैलेंस शीट हरी रखना नहीं है। एकदम सही। अब अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो स्रोत के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सीपीएसईज यानी केंद्र सरकार के उद्यम। दूसरा है एसएलपीज यानी राज्य स्तर के उद्यम। और तीसरा है पीएसबीज यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और इन उद्यमों की क्षमता और उनके प्रदर्शन के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प पिरामिड बनाया गया है। अच्छा, वो रत्न स्टेटस वाला पिरामिड? हाँ बिल्कुल। इस पिरामिड के आधार में यानी सबसे नीचे मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है। इसके ऊपर बीच में नवरत्न कंपनियां आती हैं, जिन्हें बड़े घरेलू निवेश की आजादी होती है। और सबसे ऊपर महारत्न कंपनियां हैं जो सर्वोच्च दर्जा रखती हैं और जिनका वैश्विक विस्तार होता है। तो अगर इस पिरामिड को समझना है तो शुरुआत इसके सबसे ऊपरी और शक्तिशाली हिस्से से ही करते हैं, महारत्न कंपनियां। हाँ, और स्रोत सामग्री बताती है कि यहाँ नियम बहुत ही कड़े हैं। कितने कड़े? इतने कड़े कि महारत्न बनने के लिए किसी भी कंपनी को कई फिल्टर से गुजरना होता है। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त ये है कि कंपनी को पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई सीधा छलांग लगाकर महारत्न नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप आना होगा। और दूसरी शर्त ये है कि कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में यानी सेबी के नियमों के तहत सूचीबद्ध या लिस्टेड होना चाहिए। लेकिन ये शर्त क्यों? मतलब सरकार की कंपनी है तो उसे शेयर बाजार में उतारने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। देखिए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का सीधा मतलब है पारदर्शिता। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, जब एक कंपनी शेयर बाजार में होती है तो उसे अपने हर तिमाही के नतीजे, अपने फैसले और अपना बही खाता जनता और निवेशकों के सामने रखना पड़ता है। तो इससे जवाबदेही बढ़ जाती है। बिल्कुल। और तीसरी अनिवार्य शर्त यह है कि कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक उपस्थिति होनी चाहिए। सिर्फ घरेलू बाजार में एकाधिकार होना काफी नहीं है। और अगर इनके वित्तीय मानदंडों की बात करें, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हाँ, पिछले 3 वर्षों का औसत देखा जाता है इसमें। पहली शर्त है कि वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। बाप रे। और तीसरी शर्त यह है कि शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और ये तीनों आंकड़े। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। हाँ, पूछिए।
औसतन 25,000 करोड़ का टर्नओवर और 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ। क्या वाकई में इतनी सरकारी कंपनियां इतना भारी मुनाफा बना रही हैं? बिल्कुल बना रही हैं। या फिर मतलब ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इन कंपनियों का पूरा एकाधिकार या मोनोपोली है और कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आज के समय में ये कंपनियां वैश्विक बाजार में काम कर रही हैं। कैसे? उदाहरण के लिए तेल और गैस क्षेत्र को ही लें। जब ओएनजीसी विदेश में जाकर तेल के कुओं की नीलामी में हिस्सा लेते हैं, तो उसका मुकाबला किसी घरेलू कंपनी से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से होता है। वहां कोई एकाधिकार काम नहीं आता। वहां सिर्फ क्षमता और दक्षता काम आती है। बिल्कुल। और जो 3 साल का औसत देखा जाता है ना, वो इसलिए ताकि ये साबित हो सके कि मुनाफा किसी एक साल में कोई पुरानी जमीन बेचने से नहीं आया है, बल्कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो मजबूत है। एकदम सही। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी और इसी मजबूत व्यापार के दम पर आज 13 प्रमुख कंपनियां महारत्न के शिखर पर हैं। हाँ, अगर हम ऊर्जा और इस्पात क्षेत्र की बात करें तो ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल और भेल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। और पेट्रोलियम, गैस और वित्त क्षेत्र में गेल, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, पीएफसी और आरईसी ने ये दर्जा हासिल किया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, इस शिखर तक पहुंचने के लिए नवरत्न की सीढ़ी चढ़ना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो अब ये समझना जरूरी है कि सरकार किसी कंपनी को वो 5,000 करोड़ वाला क्रेडिट कार्ड सौंपने से पहले उसकी परीक्षा कैसे लेती है। तो चलिए इस क्रम में नवरत्न की कसौटी को समझते हैं। स्रोत के अनुसार नवरत्न बनने के लिए कंपनी का पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 होना अनिवार्य है। हाँ, और साथ ही उनका लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसे एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग मिली हो। और यहीं पर सबसे सख्त मूल्यांकन होता है ना? बिल्कुल। 6 निर्धारित पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्थ, प्रॉफिट, मैन पावर कॉस्ट और पीबीडीआईटी। पीबीडीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हाँ, तो इन 6 मापदंडों में से कंपनी को 100 में से 60 का समग्र स्कोर यानी कॉम्पोजिट स्कोर प्राप्त करना ही होता है। ये तो बिल्कुल एक बेहद सख्त रिपोर्ट कार्ड की तरह है। बिल्कुल वैसा ही है। जहां सिर्फ कुल मिलाकर पास होना काफी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मुनाफा बहुत ज्यादा है लेकिन मैन पावर कॉस्ट यानी कर्मचारियों पर होने वाला खर्च अनियंत्रित है तो स्कोर कट जाएगा। एकदम सटीक तुलना की आपने। मतलब हर विषय में संतुलन और दक्षता साबित करनी होगी ताकि अगली कक्षा यानी महारत्न में प्रमोशन मिल सके। हाँ, क्योंकि सरकारी कंपनियों में अक्सर ये आरोप लगता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, ओवर स्टाफिंग होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। तो ये मैन पावर कॉस्ट का पैरामीटर सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग कर रही है। वर्तमान में 12 से अधिक कंपनियां इस नवरत्न सूची में हैं। जैसे रक्षा और निर्माण क्षेत्र में बीईएल, एचएएल, ईआईएल, एमटीएनएल, एनबीसीसी और एनएमडीसी। विदेश आरआईएनएल, एससीआई, कॉनकोर और आईआरसीटीसी जैसे नाम प्रमुख हैं। ये सभी नवरत्न की उस कसौटी पर खरी उतरी हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है मिनी रत्न, जिसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कैटेगरी आई और कैटेगरी 2। हाँ, कैटेगरी आई की शर्त ये है कि कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ में हो और कम से कम 1 वर्ष में उसने 30 करोड़ रुपए से अधिक का प्री टैक्स लाभ यानी टैक्स देने से पहले का मुनाफा कमाया हो। प्री टैक्स लाभ इसलिए देखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि टैक्स या किसी सरकारी छूट के बिना कंपनी का मूल इंजन असल में कितना कमा रहा है। सही कहा। वहीं कैटेगरी 2 के लिए शर्तें थोड़ी अलग हैं। कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रही हो और उसकी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि एक बड़ी सरकारी कंपनी की नेटवर्थ नकारात्मक कैसे हो सकती है? हाँ, यह अक्सर पूछा जाता है। दरअसल कई पुरानी सरकारी कंपनियों पर दशकों का कर्ज या भारी पेंशन देनदारियां होती हैं। इसलिए सकारात्मक नेटवर्थ का मतलब है कि कंपनी ने अपने बुरे दौर से बाहर निकलकर अपनी देनदारियों से ज्यादा संपत्ति बना ली है। बिल्कुल। एआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसएनएल और रेलटेल इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो अब ये सीढ़ी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। मिनी रत्न से नवरत्न और नवरत्न से महारत्न। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 के लिए ये सीमा 500 करोड़ रुपए है। बिल्कुल। और नवरत्न कंपनियों के लिए ये स्वायत्तता 1000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% तक है।
और पिरामिड के शिखर पर बैठी महारत्न कंपनियों के लिए? उनके लिए ये स्वायत्त निवेश सीमा 5,000 करोड़ रुपए है या फिर नेटवर्थ का 15%। और वो भी बिना किसी मंत्रालय की फाइल पास कराए।